मंत्रिमंडल के विस्तार पर संशय बरकरार। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजभवन में हलचल। 5 से 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ। कुछ घंटों में होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे जारी करेगा शेड्यूल। तारीखों के ऐलान के साथ ही लागू हो जाएगी आचार संहिता। अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत। 15,000 के निजी मुचलके पर मिली जमानत। कोर्ट ने नियमित पेशी से भी केजरीवाल को दी है छूट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे रोहतक। 18 मार्च को नवनिर्मित प्रदेश कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री, नायब सैनी समेत तमाम नेता रहेंगे मौजूद। बरगाड़ी बेअदबी केस में पहली बार आया हनीप्रीत का नाम। आरोपी डेरा प्रेमी प्रदीप कलेर ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाया बयान। कहा, बेअदबी के मुख्य साजिशकर्ता थे राम रहीम और हनीप्रीत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ओएसडी होंगे वीरेंद्र दहिया। आधिकारिक आदेश जारी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भी ओएसडी रह चुके हैं वीरेंद्र दहिया। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। टीवीएसएन प्रसाद बने प्रदेश के नए मुख्य सचिव। संजीव कौशल को 4 महीने के लिए छुट्टी पर भेजा। 5 आईएएस और 17 एचएस अधिकारियों के भी हुए तबादले। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता को ईडी ने किया गिरफ्तार। 8 घंटे की पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तार। दिल्ली की शराब नीति केस में हुई गिरफ्तारी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बोले, पीओके भारत का हिस्सा। वहां रहने वाले लोग हमारे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। और यमुनानगर में चलती कार में लगी आग। हमीदा अंडरपास के पास हुआ हादसा। कार में बैठे 2 शख्स और बच्चा सुरक्षित। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। हरियाणा प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ सुजाता कंवर और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। आज 5 से 6 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजभवन में हलचल है, लेकिन संशय अभी भी बरकरार है। हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं, इसको लेकर कोई भी साफ चीजें नहीं हो पाई है। आज 5 से 6 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी हलचल तेज है राजभवन में, लेकिन संशय बरकरार है। बारह मार्च को नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनके साथ 5 और मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन अभी भी 5 और 8 मंत्रियों के जो है वो स्थान खाली है मंत्रिमंडल में। लेकिन क्या मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। आज 5 से 6 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिसे लेकर राजभवन में हलचल तेज है। हमारे साथ खबर में ज्यादा जानकारी देने के लिए अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हम राजभवन के सामने ही मौजूद हैं और राजभवन के सामने आप गहमा गहमी भी साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह की गहमा गहमी है। और ये गहमा गहमी सुबह से ही है। पुलिस का पूरा पहरा था। पुलिस का जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उसी तरह से पुलिस का पूरा पहरा था, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले पुलिस का जो इतना भारी पहरा था वो वापस जा चुकी है। पुलिस फोर्स जो है वो वापस जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि राजभवन के सामने अभी भी हालांकि लोग लगे हुए हैं, पुलिस फोर्स लगी हुई है, चंडीगढ़ पुलिस लगी हुई है। अभी अभी चीफ सेक्रेटरी जो है वो यहाँ पहुंचे हैं, राजभवन के अंदर गए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी संशय बरकरार है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा नहीं होगा। जी, लेकिन अंकित, तो जो ये संशय है ये क्यों है? बार बार टाइम दिया जा रहा है कि इतने बजे होगा, इतने बजे होगा, लेकिन ये संशय क्यों है? अभी तक ये क्यों है? क्या अभी तक विज नहीं माने हैं? मतलब किस वजह से ये देरी हो रही है?
बिल्कुल, कहीं ना कहीं कारण यही नजर आता है सभी को कि अनिल विज जो हैं कि वरिष्ठ विधायक हैं, 6 बार के विधायक हैं अनिल विज, और सबसे वरिष्ठ मंत्री थे हरियाणा सरकार के अंदर, और उन्होंने जिस तरह से मना किया था कि वो शपथ नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है, पार्टी जो है, उसी पशोपेश में है कि अगर वो शपथ नहीं लेते हैं तो फिर क्या कि दूसरों को शपथ दिलाई जाए, नहीं दिलाई जाए, बार बार यही विषय उठ रहे हैं। हमारे साथ विधायक जो है गुरुग्राम से सुधीर सिंगला साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सुधीर जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार जो है संशय बरकरार बना हुआ है, आखिर ऐसा क्या हो गया है? वही संशय तो बरकरार है ही, और जैसा आपको मालूम है ऐसे मुझे मालूम है, लेकिन मैं यहाँ आया था, अब तो यही कहूँगा कि देखने के लिए आया था। वो जब कोई काम मेरे ख्याल हुआ ही नहीं तो ऐसे ही लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी 3 बजे तक का टाइम, 2:45 बजे 2:30 बजे तक टाइम देना चाहिए। मुझे लगता है शायद शपथ समारोह हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको भी सूचना थी जब भी आप यहाँ आए थे कि शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है? वही सूचना तो थी और न्या थी, वो तो बराबर हो गए ना। जब यहाँ कार्यक्रम हमारा 11 बजे का कार्यक्रम हुआ ही नहीं, तो मुझे मैं तो उसको सूचना को सूचना ही नहीं मानता। क्या मानते हैं? एक मेरा सवाल ये भी है कि अनिल विज जिस तरह से नहीं माने हैं, क्या एक वो कारण हो सकता है कि शपथ ग्रहण ना हो? मैं समझता हूँ ये भी कारण हो सकता है, और मैं बहुत कारण जानता हूँ वो, लेकिन मैं कह नहीं सकता आपको वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2-2:30 बजे तक शायद हो जाए। पार्टी का एक विकल्प ये भी हो सकता है कि बिना शपथ ग्रहण कराए ही जो 5 मंत्री बना दिए गए, उनके साथ ही लोकसभा चुनाव के अंदर चली जाए पार्टी। वो तो है ही विकल्प थोड़ी है, वो तो उस तरीके से तो है ही। जो मुख्यमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री के साथ 5 विधायक उन्होंने बना दिए, मंत्री बना दिए, तो उसके अंदर विकल्प की बात नहीं है। वो तो हमारे जो हैं वो सर्वमान्य नेता हैं ही। मंत्री के लिए कोई आपको भी फोन आया? जब मैं कह तो रहा हूँ, जब फोन आया नहीं आया कोई बात ही नहीं हुई ना, जब 11 बजे की सेरेमनी टल गई तो। ठीक है, तो ये सुधीर सिंगला साहब हैं, गुरुग्राम से विधायक हैं, और उनका आपने सुना कि किस तरह से वो कह ही रहे हैं कि 11 बजे, हालांकि वो ये अपने मुंह से नहीं कह रहे 11 बजे जब आया फोन और अब नहीं कुछ हो रहा तो नहीं आया समझो, और लेकिन फिर भी उनका दावा यह है कि 3 बजे से पहले शपथ ग्रहण समारोह होना चाहिए, वो भी उम्मीद जता रहे हैं। जी सुजाता, शुक्रिया अंकित, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो संशय बरकरार है, अभी भी राजभवन में हलचल है। जो विधायक वहां पहुंचे हैं, 11 बजे का कार्यक्रम टल गया, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि 3 बजे तक कार्यक्रम हो सकता है। तो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बड़ी खबर है कि संशय अभी भी बरकरार है। और अब रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली। 15,000 के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत मिली है। आपको बता दें कि वो व्यक्तिगत रूप से राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे थे, जहां पर कोर्ट ने उन्हें नियमित पेशी से भी छूट दे दी है। शराब नीति घोटाले मामले में केजरीवाल को ईडी अब तक 8 बार समन जारी कर चुकी है। केजरीवाल अब तक एक भी बार एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज करवाई थी। तो आज राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे केजरीवाल, जहां उन्हें बड़ी राहत मिली है। 15,000 रुपए के निजी मुचलके के बाद उन्हें जमानत दे दी गई है। और अब रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। बेअदबी केस में पहली बार हनीप्रीत का नाम सामने आया है। बरगाड़ी बेअदबी केस का ये पूरा मामला है, जिसमें आरोपी डेरा प्रेमी प्रदीप कलेर का बड़ा बयान सामने आया है। बेअदबी के मुख्य साजिशकर्ता थे राम रहीम और हनीप्रीत, ये बयान दिया गया है डेरा प्रेमी प्रदीप कलेर ने। और उसने साथ ही साथ ये भी कहा कि महेंद्र पाल बिट्टू को बेअदबी को अंजाम देने का काम जो था वो सौंपा गया था। प्रदीप कलेर ने मैजिस्ट्रेट के सामने ये बयान जो है वो दर्ज करवाया है। पिछले ही दिनों एसआईटी ने भगौड़े प्रदीप कलेर को गिरफ्तार किया था। डेरा प्रमुख ने मामले की जांच को एसबीआई से जांच कराने की जो है वो मांग की है। पर इस मामले में अब राम रहीम और हनीप्रीत की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि पहली बार उनका नाम सामने आया है। बरगाड़ी बेअदबी केस में जो आरोपी था डेरा प्रेमी, उसका बड़ा बयान सामने आया है। उसने कहा है कि बेअदबी के जो मुख्य साजिशकर्ता थे वो राम रहीम और हनीप्रीत थे।
मैजिस्ट्रेट के सामने उसने अपना बयान दर्ज करवाया है। हम आपको बयान की कॉपी भी जो है वो दिखा रहे हैं। ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ 2015 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਲੌਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਲੌਕੇਟ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੋ। ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨੇ। 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ 164 ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। वीडियो जर्नलिस्ट सुखजिंदर के नाल उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। और अब रुख करेंगे अगली अहम खबर का। आज लोकसभा चुनाव का शंखनाद होगा। आपको बता दें कि आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे शेड्यूल जारी करेगा। अप्रैल और मई में जो है वो वोटिंग हो सकती है। 6 या 7 चरणों में ये वोटिंग हो सकती है। मई के अंतिम सप्ताह या जून के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं। और आज कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर, लोकसभा चुनावों का शंखनाद होगा। दोपहर 3 बजे शेड्यूल जारी किया जा सकता है। अप्रैल और मई के महीने में ये जो है वो वोटिंग हो सकती है और 6 या 7 चरणों में ये वोटिंग हो सकती है। और लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही आचार संहिता भी है लागू हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा। पीएम मोदी ने देशवासियों को परिवार कहकर संबोधित किया। पीएम ने देशवासियों के अच्छे भविष्य की कामना की। पत्र में सरकार की 10 साल की उपलब्धियों का पीएम मोदी ने जिक्र किया। विकसित भारत के संकल्प के लिए लोगों से उन्होंने सुझाव मांगे हैं। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि मुझे यकीन है कि आपका समर्थन मुझे जारी रहेगा। हम राष्ट्र निर्माण के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने अपनी योजनाओं पर भी लोगों की राय मांगी है। तो आज जो है वो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी ने एक पत्र लिखा जिसमें परिवार कह के राष्ट्र को उन्होंने संबोधित किया। और रुख अगली अहम खबर का करेंगे। हरियाणा को नया मुख्य सचिव मिल चुका है। TVSN प्रसाद जो है वो हरियाणा के नए मुख्य सचिव होंगे। प्रदेश सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी हुआ है। आपको बता दें कि 5 IAS और 17 HCS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। संजीव कौशल को छुट्टी पर भेजा गया है। कौशल को 4 महीने के लिए छुट्टी पर भेजा गया है। आपको बता दें कि 31 जुलाई 2024 को संजीव कौशल की रिटायरमेंट होनी है और हरियाणा को अब नया मुख्य सचिव मिल चुका है। इसके साथ साथ 5 IAS अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। हेडलाइंस के प्रायोजक ULO एजुकेशन, मोगा, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक ULO एजुकेशन, मोगा, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2 ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਕਿ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟੋਪ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਲਿਮਟਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਚਲੋ ਮੈਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਬਾਖੂਬੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ 13 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 13 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡੇਲੀ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 3 ਟੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 5 ਟੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ। 2 ਸਵਾਲ ਨੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮੂਮਨ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਟ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਕਾ ਲਾਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, 15-20 ਮਿੰਟ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਜਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।